यहाँ पर अब हम पाठ पढ़ेंगे। देखिए, अगर किसी व्यक्ति का साक्षात्कार लेने के लिए जा रहे हैं तो बताओ तो सही। आप लोग देखिए बच्चों, किसी व्यक्ति का साक्षात्कार लेने जा रहे हैं तो उसके पहले कौन कौन सी तैयारी होनी चाहिए। जिस व्यक्ति का साक्षात्कार होने वाला है उसका नाम, है ना, व्यक्ति का चयन होगा, उसका नाम, उसके बारे में पूरा जीवन परिचय की जानकारी, है ना। समय निश्चित होना चाहिए, किस समय लेना है, क्या क्या उनसे पूछना है। मुद्दे लिमिटेड होने चाहिए, मतलब निर्धारित होने चाहिए। हम कोई भी सवाल नहीं पूछ सकते हैं उसमें। और आवश्यक सामग्री में क्या आ जाएगा, जैसे कि माइक है, पेन है, पैड है ना। आपस की बातें हो रही है, उसके साथ में उनके पीने योग्य पानी है। ऐसे सारी चीज़ें हम टेबल पर रखते हैं। आइए पाठ पढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, इस पाठ में साक्षात्कार के माध्यम से अच्छी विज्ञान कथा की विशेषताओं को स्पष्ट किया है। उनके बारे में जीवन परिचय, इनके बारे में जो डॉक्टर नारिलकर हैं उनके जीवन परिचय की जानकारी पूरे समाज तक पहुँचाने की कोशिश की गई है। क्योंकि उनसे, उनके जीवन परिचय से, उनके जीवन में की गई कार्यों से, किए गए कार्यों से हमें प्रेरणा मिलेगी। इसके लिए, है ना, उनकी अच्छी अच्छी बातों को लोगों के सामने रखी गई है। देखिए, डॉक्टर देवसरे, डॉक्टर नारिलकर, अब ये पूछ रहे हैं डॉक्टर देवसरे जो इस पाठ के लेखक हैं, हरि कृष्ण देवसरे, उन्होंने किसका साक्षात्कार लिया? डॉक्टर जयंत विष्णु नारिलकर का। डॉक्टर नारिलकर, आगे देखिए, विस्मय आदि बोधक चिन्ह है। आपने बड़ी संख्या में विज्ञान कथाएं लिखी हैं और उनमें कई पर फिल्में भी बनी हैं। तो हम अपनी चर्चा सीधे सीधे, यहाँ पर सीधे सीधे के बीच में देखिए योजक चिन्ह लगा हुआ है, इसी बात से शुरू करते हैं कि एक अच्छी विज्ञान कथा में कौन कौन सी विशेषताएं, विशेष बातें होनी चाहिए। प्रश्नवाचक चिन्ह, आप लोग विराम चिन्ह को विशेष ध्यान दिया कीजिए बच्चों पढ़ते समय। डॉक्टर नारिलकर अब बताते हैं अपने बारे में या उनके पूछे गए प्रश्नों के बारे में उत्तर देते हैं। मेरा मत यह है कि जिस उद्देश्य से विज्ञान कथा मैं लिखता हूँ वह यह है कि जो पाठक है उन्हें हम विज्ञान के बारे में कुछ बताएं। कारण यह है कि आज पाठक विज्ञान को बहुत दूर की चीज़ समझता है, विज्ञान से डरता है, सोचता है कि यह मेरी समझ से परे है। परे होना मतलब मेरी समझ में ना आना। पर उसे ऐसा लगना चाहिए कि विज्ञान हमारे जीवन का ही एक अंग बन चुका है। विज्ञान हमारे चारों तरफ है बच्चे। हमारी आवश्यकताओं को सुविधाजनक पूरा करने में विज्ञान का पूरा पूरा योगदान होता है। आप मम्मी को ही देख लीजिए, अपने घर में कुकर में खाना बनाती हैं, मिक्सर में मसाला पीसती हैं, वाटर प्यूरे से वाटर शुद्ध होता है, पानी शुद्ध होके हम पीते हैं, गीजर से गर्म पानी निकलता है। तो ये हमारे विज्ञान की ही देन है। तो विज्ञान हमारे जीवन का अंग है, उसके बगैर हम कार्य सुविधाजनक नहीं कर सकते हैं। वह किस प्रकार हमारे जीवन को प्रभावित करता है, यह बात अगर हमें किसी वास्तविक कथा से बता सके तो विज्ञान के बारे में उसे कुछ रुचि हो सकती है। इस विचार से विज्ञान के जो नियम हैं उनको स्पष्ट करने वाले कुछ कथानक मैं चुनता हूँ जिसका वास्तविक जीवन से संबंध हो सके। विज्ञान कथा के माध्यम से मैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रसार करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि हमारे देश में विज्ञान का लोकप्रियकरण एक प्रमुख बुनियादी आवश्यकता है। पहले अगर विज्ञान को या हमारे देश में वैज्ञानिक दृष्टिकोण लाना है, उसका प्रसार करना है, तो पहले विज्ञान को बढ़ावा देना पड़ेगा, विज्ञान के प्रति रुचि बढ़ानी पड़ेगी बच्चों में। तो यही ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पर। जब तक लोगों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं आता, हम भविष्य के भारत की कल्पना कैसे कर सकते हैं। इसलिए विज्ञान प्रसारकों के सामने यह बड़ी चुनौती है कि विभिन्न माध्यमों से विज्ञान का प्रचार प्रसार कैसे किया जाए। मैं अपनी यही भूमिका विज्ञान कथाओं के माध्यम से पूरी करने के प्रयास में लगा हूँ। यहाँ तक हमने पढ़ा। दूसरे पेज पे आइए बच्चों। यहाँ पर देखिए,
डॉक्टर देवसरे पुनः उनसे पूछते हैं, विदेशों में विज्ञान कथाओं का विपुल साहित्य लिखा गया है, जैसे उड़न तस्करियों, दूसरे ग्रहों से आने वालों या दूसरे ग्रहों में जाने वालों को लेकर, और इसी आधार पर तमाम विज्ञान सीरियल, विज्ञान फिल्में बन रही हैं। क्या देखिए यहाँ पर, क्या ये कथाएं हमें किसी प्रकार से वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं देती? मतलब उनके कहने का मतलब क्या है कि विज्ञान पर पिक्चरें बनती है, विज्ञान पर सीरियल बनता है, बहुत सारी पुस्तकें लिखी गई हैं, तो इनसे भी तो हमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण हमारा जो है वो अच्छा होना चाहिए, विज्ञान के प्रति रुचि होनी चाहिए। तो डॉक्टर नारियलकर कहते हैं, ऐसी कुछ कथाएं अवश्य हैं जिससे हम दूसरे ग्रहों से लोग आए या हमारे यहाँ के लोग दूसरे ग्रहों पर गए, जैसे स्टार ट्रेक धारावाहिक में हुआ या अन्य कुछ फिल्मों में। इनमें से कुछ में भी विज्ञान अच्छी तरह से यानी तर्क संगत रूप से देखने को मिलता है, लेकिन ऐसे कथानक अधिकांश रूप से अपवाद ही हो सकते हैं, जैसे H.G. वेल्स का वार ऑफ दी वर्ल्ड्स। यहाँ पर उन्होंने एक किताब के बारे में यहाँ पर बताया है। सामान्य रूप से जो कुछ हम देखते हैं वे ऐसे नहीं होते और उनमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण के निर्माण की आशा करना कठिन होता है। वे मनोरंजन कर सकती हैं पर विज्ञान में आपकी रुचि नहीं जगा सकती। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं या देखते हैं, उससे विज्ञान के प्रति थोड़ी रुचि बढ़ेगी, लेकिन लोगों के बीच में वैज्ञानिक दृष्टिकोण निर्माण नहीं होगा। तो मनोरंजन हमारा होगा लेकिन विज्ञान के प्रति रुचि नहीं होगी, है ना। देखिए यहाँ पर डॉक्टर देवसरे अब पूछते हैं, देखिए यहाँ पर हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं डॉक्टर देवसरे। अब यहीं पर सवाल उठता है कि विज्ञान तो सत्य पर आधारित होता है और कथा का आधार कल्पना होता है, तो किसी विज्ञान कथा में इन दोनों की मात्रा कितनी हो और इसमें कैसा तालमेल होना चाहिए। विज्ञान सत्य पर आधारित है बच्चों, आप लोग ये जानते हो, विज्ञान पढ़ते हो, उसमें आपको सत्यता पर ही विज्ञान पढ़ाया जाता है। प्रकृति के अंदर होने वाले बदलाव को, चाहे वो आपकी भौतिक विज्ञान हो, रासायनिक विज्ञान हो, जीव विज्ञान हो, है ना, तो इन सब की सत्यता पर आधारित हम विज्ञान पढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं डॉक्टर देवसरे, कथा जो होता है, कहानी जो होती है, वो कल्पना का आधार होती है, मतलब सोच के, उसमें सच्चाई नहीं होती, वो कल्पना के आधार पर भी लिखी जाती है। तो दोनों में क्या अंतर है, कितनी मात्रा होनी चाहिए, क्या तालमेल होना चाहिए। डॉक्टर नारियलकर कहते हैं, इस बारे में मैं कहना चाहूँगा कि जिस दृष्टि से मैं लिखता हूँ उसमें कुछ फैंटेसी का अंश आ सकता है, लेकिन वह भी इस प्रकार आता है, मान लीजिए आज हम विज्ञान का एक रूप देख रहे हैं, वह भविष्य में कैसा होगा, इसके बारे में वैज्ञानिकों को कुछ कल्पनाएं करनी चाहिए, जिसे भविष्य की योजना बनाना कहते हैं। अगर हम विज्ञान में सुधार करते हैं, उसे और अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं, वैज्ञानिकों को कुछ कल्पनाएं करनी चाहिए और उसे भविष्य की योजना बनाना कहते हैं। आगे के बारे में सोचना, भविष्य के बारे में सोचना, उसकी योजनाओं को बनाना वह होनी चाहिए, यानी आगे समाज किस मार्ग से जाए इसके बारे में विचार मंथन आज करना चाहिए। तो आज जो विज्ञान हम देखते हैं उसके ऊपर उसका तर्क विस्तार करने, यानी आगे वह कैसा होगा, इस प्रकार की कल्पनाएं की जा सकती है। डॉक्टर देवसरे। डॉक्टर नारियलकर, प्रश्न यह है कि H.G. वेल्स या जूल्स वर्न उन कथाओं में से ऐसी कल्पनाएं कैसे कर सकते हैं कि वे कई सालों बाद सत्य निकली। डॉक्टर नारियलकर कहते हैं, कुछ लोग वे होते हैं जिन्हें हम युग दृष्टा या भविष्य दृष्टा कहते हैं। हालांकि ऐसे गिने चुने लोगों में आगे का समाज किस मार्ग से जाएगा, विज्ञान किस मार्ग से जाएगा, इसको परखने देखने की शक्ति होती है। जूल्स वर्न ने चंद्रमा पर जो लोग गए उनका जो वर्णन किया है और बाद में जब अपोलो 2 यान वहां गया तब जो वर्णन वास्तव में हमने चंद्रमा का पढ़ा
उसमें काफ़ी समानताएं दिखाई देती हैं। यहाँ पर जो जूल्स वर्न जो किताब है उसमें चंद्रमा पे जो लोग गए उनके बारे में वर्णन किया गया है। आप लोग यूट्यूब पे सर्च करोगे तो इसके बारे में आपको जानकारी प्राप्त होगी। उसी प्रकार अपोलो 2 यान जब गया और उसके बारे में भी जो हमें वर्णन जानकारी मिली, उन दोनों में क्या मिलती है? समानता मिलती है। डॉक्टर देवसरे, एक वैज्ञानिक यदि विज्ञान कथा लिखता है तो निश्चित रूप से वह बहुत सशक्त होता है, लेकिन कोई अन्य लेखक यदि विज्ञान कथा लिखता है या लिखना चाहता है तो उसकी विज्ञान में गहरी पकड़ होनी चाहिए, तभी संभव है वह एक अच्छी विज्ञान कथा की कल्पना कर सकता है ना बच्चों। अगर हम किसी के बारे में लिख रहे हैं तो उसके बारे में हमें अच्छी जानकारी होनी चाहिए। वो भले दूसरे विषय का शिक्षक हो या लेखक हो, लेकिन अगर वो विज्ञान के बारे में लिखेगा तो विज्ञान के बारे में अच्छी जानकारी होनी चाहिए ना। तो इस प्रकार से आ जाइए, अब हम आ जाते हैं दूसरे पेज पर। यहाँ पर देखिए दूसरे पेज पर डॉक्टर नारियरकर कहते हैं, देवसरे जी, विज्ञान कथा के दो पहलू हैं। पहला यह कि विज्ञान का भाग अच्छा और सही होना चाहिए, लेकिन उसके साथ ही यदि आपका उद्देश्य यह है कि पाठक इसे मन लगाकर पढ़े तो उसमें अच्छी कथा के साथ साहित्यिक गुण होने चाहिए। इसलिए अच्छी विज्ञान कथा में विज्ञान और अच्छी कथा के गुणों का संगम होना चाहिए, रुचिकर होना चाहिए, उसमें मनोरंजन आना चाहिए, तभी जाकर आप एक किताब को अच्छे पूर्वक रुचि से पढ़ सकते हैं, उसकी अच्छी जानकारी ले सकते हैं। देखिए ज़रा सोचो तो बताओ, ऊपर बच्चों आप लोग देख रहे हैं, उसको देख लो एक बार। अगर तुम शालेय विज्ञान प्रदर्शनी का प्रमुख बनाया जाए तुम्हें, तो क्या करोगे? अगर विज्ञान प्रदर्शनी का आपको प्रमुख बनाया जाएगा तो आपको विज्ञान प्रदर्शनी किस प्रकार लगाना है, कितने समय के लिए लगाना है, उसमें क्या क्या आवश्यक सामग्री लगेंगी, कितने लोगों का सहयोग लगेगा, आप किसे विशेष अतिथि बनाना चाहोगे, इन सब की जानकारी आपको, इन सब के बारे में अच्छी तैयारी आपको करनी होगी। आइए अगला हम लोग देखते हैं। यहाँ पर डॉक्टर देवसरे, विश्व की विज्ञान कथाओं और उनके लेखकों में आप किसे श्रेष्ठ समझते हैं? डॉक्टर नारियरकर कहते हैं, विदेशी विज्ञान कथाओं में आर्थर सी क्लार्क एक सशक्त कथाकार हैं। फ्रेड हॉयल मेरे गुरु हैं, जिनमें मैंने PhD की ट्रेनिंग ली है। उनसे ही मैंने विज्ञान कथा लिखने की प्रेरणा दी है। अगर प्रश्न पूछा जाए डॉक्टर नारियरकर के गुरु का नाम क्या है, तो फ्रेड हॉयल इनके गुरु हैं। डॉक्टर आपकी जो एक सशक्त विज्ञान कथा है अंतरिक्ष में विस्फोट, जिसको किशोरों ने बहुत पसंद किया और जिसका अनुवाद भी कई भाषाओं में हुआ, उसमें आपने वही बात कही है जो इस चर्चा के आरंभ में आपने कही है कि आप लोगों को भविष्य की वह कल्पना देना चाहते हैं जो संभवतः भविष्य में एक वैज्ञानिक सत्य के रूप में आ सकती है। इस कथा के बारे में आपका क्या विचार है? तो डॉक्टर नारियरकर जी कहते हैं, ऐसा हुआ है कि मैंने पहले इसे एक छोटी सी कथा के रूप में मराठी में लिखा था, फिर मुझे लगा कि इसे किशोरों के लिए छोटे उपन्यास के रूप में बढ़ाया जाए। इसी बीच दिल्ली के अकादमी का पत्र आया कि आप हमारे लिए किशोर पाठकों के लिए कोई विज्ञान उपन्यास लिखे, तो मैंने यह उपन्यास लिखा। इसमें मैंने यह दिखाना चाहा है कि तारे में भी विस्फोट होता है। यह विस्फोट तारे की आयु में बहुत छोटा सा क्षण माना जाता है, क्योंकि सूर्य जैसा तारा यदि 10 से 12 अरब वर्ष जिएगा तो आपके हिसाब से 2-3 हजार वर्ष मानव के जीवन काल में बहुत बड़ी अवधि होती है। इसलिए मैंने सम्राट हर्षवर्धन के समय से 3000 वर्ष का कालखंड उसमें दिखाया है। विस्फोटक का प्रभाव कितना हो सकता है? हम लोग ऐसा समझते हैं कि हम इस पृथ्वी के स्वामी हैं, इसको कंट्रोल कर सकते हैं, जो कि गलत है। अंतरिक्ष के जिस वातावरण में हम रहते हैं उसमें यदि कोई खतरनाक चीज़ आ जाए तो हम लोग उसका मुकाबला नहीं कर सकते। डॉक्टर देवसरे, आज भी पत्रिकाएं और लोग मानते हैं कि बच्चों को परिकथाएं, भूत प्रेत, चुड़ैल आदि की कहानियां पढ़नी चाहिए, तो क्या विज्ञान कथाओं के संदर्भ में इनके बारे में आपका क्या विचार है? नारियरकर जी कहते हैं, मैं यही कहूँगा, जो बच्चे परिकथाएं, भूत प्रेतों की कहानियां आदि पढ़ते हैं उनमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण जागृत होने में बाधा पड़ सकती है, क्योंकि वो काल्पनिक जगत में ही जिएंगे
और वैज्ञानिक दृष्टिकोण सत्यता पर आधारित होती है, क्योंकि वे अंधविश्वासी अधिक बन सकते हैं। हमारे देश में अंधविश्वास ने अपनी जड़ें कितनी गहरी जमा रखी हैं, यह वे लोग अधिक अच्छी तरह जानते हैं जो विज्ञान प्रसारक हैं। इसलिए मैं ऐसे बच्चों को सलाह दूंगा कि वह विज्ञान कथाएं अवश्य पढ़ें। हम जब विज्ञान की नज़र से कुछ पढ़ते हैं तो समझ में आ जाता है कि संभव क्या है, असंभव क्या है। विज्ञान कथाएं नई दृष्टि, नई सोच, भविष्य की सार्थक कल्पना देती है। तो बच्चों, हमने यहाँ पर पाठ पढ़ा। पाठ में पढ़ने पे बहुत सारी जानकारियाँ आपको मिली। पाठ का उद्देश्य क्या है कि हमारा जो दृष्टिकोण है वैज्ञानिक पर निर्धारित होना चाहिए, अंधविश्वासी हमें नहीं बनना है। आज भी बहुत से लोग अंधविश्वासी हैं बच्चों, जो अगर काम पर निकलते हैं, अगर कोई छींक दिया तो काम पर नहीं जाते हैं, अगर बिल्ली रास्ता काट दी तो वो रास्ते में ही रुक जाते हैं। तो ऐसे लोग विज्ञान की तरफ आकर्षित नहीं हो सकते या विज्ञान का वो प्रसार नहीं कर सकते, उनके अंदर वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं आ सकती। तो आपको हमेशा अपने दृष्टिकोण को कैसा रखना है? वैज्ञानिक, सत्यता पर रखना है, सच्चाई को आपको आत्मसात करना है। ठीक है बच्चों, पाठ आप लोग को समझ में आया होगा। धन्यवाद।